एस्पिनाच की दुनिया सबसे दिलचस्प व रहस्यमय है। यहाँ चेहरे के पीछे चेहरे और एक इंसान की मल्टीपल जिंदगी होती है। सीक्रेसी उसकी पहचान और मिस्टीरियस उसकी जिंदगी होती है। 1930 का समय, यह वो समय था जब हिटलर, फ्रांसिस्को फ्रैंको, मुसोलिनी और जोसेफ स्टैलिन जैसे लीडर्स कम डिक्टेटर्स का अपने अपने टेरिटरी में एक तरफा शासन था। सुपर पावर की होड़ में हर कोई था। विश्व अलग अलग हिस्सों में बटा पड़ा था। डायरेक्ट वॉर अटैक करना मुश्किल पड़ने लगा तो ऐसे स्ट्रेटेजी, आइडिया और टैक्टिक पर काम शुरू हुआ जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बिना आवाज किए चोट पहुंचा सके। बिना हथियार उठाए दुश्मन के घर में घुसकर उसका सामने खड़े होकर हराना और सामने वाले को यह अंदाजा ही ना होना कि उसके आसपास ही दुश्मन है। इस गेम को ही एस्पिनाज वॉर कहते हैं। और यही कुछ शुरू हुआ उस वक्त। एक हिसाब से यह कह सकते हैं कि मॉडर्न एस्पिनाज की नींव उस वक्त रखी गई। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल स्पायरिंग की, एक ऐसे स्पायरिंग की जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। कैम्ब्रिज, जो उस वक्त टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक था, किसे पता था कि उनके बीच वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल स्पायरिंग और वर्ल्ड इंटेलिजेंस के अनबीटेबल स्पाइस इतिहास रचेंगे। बात कर रहे हैं आज कैम्ब्रिज 5 की। केजीबी द्वारा गठित इन 5 सभ्यों के स्पायरिंग वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, स्मार्ट व मिस्ट्री से भरे एक एक मूवमेंट्स थे। 1940 से 1951 इन पांचों ने ब्रिटेन के हाई ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जैसे अपने कब्जे में ही कर लिया था। ऐसा कह सकते कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 और MI6 खुद अपने सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केजीबी को सौंपती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैम्ब्रिज 5 के इस रिंग ने MI5 और MI6 के टॉप सेंसिटिव डिपार्टमेंट तक अपनी इंटेलिजेंट अप्रोच बना रखी थी। कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे होकर ही गुजरती थी। केजीबी अगर वर्ल्ड के हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी से एक नहीं बल्कि 10 कदम अगर आगे था तो उसके पीछे यह 5 सुपर स्पाइस ही थे। कौन थे ये 5 सुपर स्पाइस? कैसे आज तक इनसे स्मार्ट स्पाई नेटवर्क इतिहास में बना नहीं? कैसे आधी दुनिया को बेवकूफ बनाया और वे कौन से मिशंस थे जिससे दुनिया प्रभावित हुई और केजीबी हमेशा इंटेलिजेंस कम्युनिटी में आगे रहा? जानने के लिए बने रहिए एपिसोड द कैम्ब्रिज 5 में। कैम्ब्रिज उस वक्त एकेडमिक एक्सीलेंस और सोशल रिचुअल से परिपूर्ण वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक थी। यहाँ वेल एस्टेब्लिश फैमिली के बच्चे पढ़ने आते ताकि वे अपने रिस्पेक्टेड सोसाइटीज में मॉडर्न चेंज ला सके। ब्रॉड माइंड एंड ब्रॉड स्टडी के चलते इस यूनिवर्सिटी ने काफी स्कॉलर सोसाइटी को प्रदान किए। यह वह समय था जहां अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिबेट्स होते। कैपिटलिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म जैसे अलग अलग विचारधारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पनप रही थी। अपने अपने नॉलेज का प्रदर्शन अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करते यहाँ के स्टूडेंट्स पाए जाते। बस इस पॉलिटिकल सिस्टम से ही बनी कैम्ब्रिज 5 की नींव। ऑस्ट्रियन ज्यू आर्नोल्ड डूसिच ने कम्युनिस्ट विचारधाराओं से सहमत विद्यार्थियों का चयन शुरू किया। यह ऑस्ट्रियन ज्यू बेहद हैंडसम, चार्मिंग और किसी को भी अपने बात में राजी करने की ताकत रखने वाला एक केजीबी स्पाई था। आर्नोल्ड डूसिच को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो एकेडमिक एक्सीलेंस रखता ही हो पर साथ ही साथ कम्युनिस्ट विचारधारा भी रखता हो। आर्नोल्ड डूसिच की खोज खत्म हुई किम फिल्बी नाम के एक नौजवान पर। किम फिल्बी पढ़ाई में स्कॉलर, पर्सनालिटी में इंप्रेसिव, फ्रेंडली नेचर और विजनरी खिलाड़ी था। किम फिल्बी ने अपने एक्सपर्टीज और आर्नोल्ड डूसिच के साथ मिलकर फ्रेश रिक्रूट स्टार्ट किए। किम फिल्बी ने अपने साथ 4 और खिलाड़ी शामिल किए जिनके साथ वो इतिहास का ग्रेटेस्ट स्पायरिंग बनाने जा रहे थे। किम फिल्बी ने इसके बाद टॉर्नन मैकलेन, गाय ब्रिजेस, एंथनी ब्लंट और जॉन कैनक्रॉस जैसे स्कॉलर्स को कैम्ब्रिज 5 में रिक्रूट किया। ये पांचों कम्युनिस्ट विचारधारा से थे। इनका मानना था कि कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम ही सबसे असरकारक पॉलिटिकल सिस्टम है। उनके 2 मुख्य कारण कुछ इस प्रकार थे। ए, कैपिटलिज्म आने वाले सीवियर क्राइसिस से लड़ नहीं सकता। बी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज फासिज्म के सामने अपना दम तोड़ देगी, इसलिए अंत में कोई पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव कर पाएगी तो वह मॉस्को यानी कम्युनिज्म ही होगी।
आर्नोल्ड डूसेच ने बड़ी चालाकी से इन पांचों को यह बताया कि वो मॉस्को के लिए नहीं बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा के फैलाव के लिए काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब ये 5 लोग मानने लगे कि सोवियट्स ने उन्हें फासिज्म के सामने लड़ने के लिए रिक्रूट किया है, ना कि ब्रिटेन से धोखेबाजी के लिए। परंतु सच्चाई तो यह थी कि मुसोलिनी, फ्रांसिस्को फ्रैंको, हिटलर जैसे डिक्टेटर एक प्रकार का थ्रेट थे सोवियत के लिए, और कैम्ब्रिज 5 के जरिए वे जासूसी करवा रहे थे ब्रिटेन में फ्यूचर थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। 1937 में पांचों ग्रेजुएट हुए कैम्ब्रिज से। इन पांचों की अपनी अपनी खासियत के साथ सेक्सुअल रिबेल थे और अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट भी। गाय ब्रिजेस और एंथनी ब्लंट होमोसेक्सुअल थे। यह वह समय था जहां म्यूचुअल कंसेंट से भी सेम जेंडर के बीच फिजिकल रिलेशन इलीगल था। वहां गाय ब्रिजेस का खुलेआम अपना होमोसेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाना अपने आप में अलग था। रही बात बाकियों की, तो डोनाल्ड मैकलिन बायसेक्सुअल थे और किम फिल्बी और जॉन कैनक्रॉस हेटेरोसेक्सुअल। 1937 कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होने के बाद किम फिल्बी वियना चले गए जर्नलिस्ट के तौर पर। किम फिल्बी ने यहां बड़े बड़े कॉन्टैक्ट एक्सेस किए। जहां किम फिल्बी ओवरसीज में अपना नाम बना रहे थे, तो कैम्ब्रिज 5 के बाकी के 4 मेंबर्स गवर्नमेंट के सेंट्रल पोजीशन में अपने आप को स्टेबलाइज करने में लगे थे। कैम्ब्रिज को मौका मिला रेडियो में जॉब करने का। उन्होंने बीबीसी के टॉक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। यहां उन्हें मौका मिलता इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्री में काम करने का। इस काम की वजह से उन्हें मौका मिलता सोसाइटी के रिमार्केबल वेल एस्टैब्लिश व्यक्तियों से मिलने और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने का। दूसरी तरफ साल आया 1939, जहां यह क्लियर हो चुका था कि ब्रिटेन वॉर के करीब है, वर्ल्ड वॉर 2 के करीब है। वर्ल्ड वॉर हमेशा से इंटरेस्टिंग व कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आसान बनाता है हमारे आज के एपिसोड के स्पॉन्सर्स कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म ऐप है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 की बुक समरीज के साथ साथ हजारों अलग अलग मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल जैसे अनेक टॉपिक पे 1000+ आवर ऑडियो कंटेंट है। 4.5 स्टार रेटिंग के साथ भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यह कंप्लीट मेड इन इंडिया ऐप है जो रीडर्स को अपने रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो ऑफर कर इजी लर्निंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस बनाता है। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट 250 यूजर्स BTS 50 कूपन कोड का यूज कर 50% डिस्काउंट कर सब्सक्रिप्शन अवश्य गेन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेकर अपने लर्निंग के साथ एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस लेकर फुली एक्सप्लोर करें। जोसेफ स्टैलिन ने वेस्टर्न लीडर से धोखेबाजी की और एक छाप खड़ी हुई कि जोसेफ स्टैलिन एक्सपर्ट है अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करने में। कम्युनिस्ट लीडर ने एक एक करके सोवियत से दूरी बनानी शुरू की। साल 1939, इसी साल से MI5 और MI6 डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिवीजन सीक्रेट सर्विस ने एक्सपेंशन शुरू किया, जिसमें कैम्ब्रिज 5 के 2 मेंबर्स सीक्रेटली रिक्रूट हुए। डोनाल्ड मैकलिन फॉरेन डिवीजन में रिक्रूट हुए। डोनाल्ड मैकलिन को डायरेक्ट एक्सेस था टॉप सीक्रेट पॉलिटिकल प्लान में इन्वॉल्व होने का, लेकिन गाय ब्रिजेस पहला एजेंट बना जिसने ब्रिटेन के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सोवियत को हैंडओवर किया। गाय ब्रिजेस का एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड था। वे नशे की हालत में खुद को डबल एजेंट तक बताते थे, परंतु इसके बावजूद भी MI6 उसे इस बात के लिए सीरियस न लेती। इसका कारण था उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग प्लस ओपन लाइफस्टाइल और गे सूट छवि। इन सब से कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग एजेंट है। यह सब उनके लिए एक सोशल प्रोटेक्टिव कवर जैसा था। सोवियट्स भी उन्हें झेल रही थी क्योंकि वे रेगुलर तौर पर इंफॉर्मेशन उन्हें पास ऑन कर रहे थे। MI6 के टॉप सीक्रेट डिवीजन में होने के कारण गाय ब्रिजेस ने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू किम फिल्बी को MI6 में रिक्रूट करवाया। किम फिल्बी का पहला असाइनमेंट सेक्शन D में था। यह डिवीजन का काम था जर्मन के डर्टी ट्रिक्स को MI6 के नजर में लाना। किम फिल्बी ने कुछ इस कदर अपना भरोसा MI6 का जीता कि MI6 मिशन के इंपॉर्टेंट पेपर्स वर्क उन्हें घर ले जाने देते। लेकिन किम फिल्बी ने यह भरोसा का फायदा उठाया और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाकर सोवियत को सौंप दिया। KGB के लिए यह किसी गोल्ड डस्ट से कम न था। यहां तक किम फिल्बी ने KGB को MI6 के सारे एजेंट जो अक्रॉस यूरोप में तैनात थे उनकी आइडेंटिटी के कंप्लीट डिटेल्स तक पास ऑन किए। इस तरह KGB MI6 को मानो कंट्रोल कर रही हो, एंड ऑल थैंक्स टू किम फिल्बी। वहीं MI5 में कैम्ब्रिज 5 का एक और खिलाड़ी
एंथनी ब्लंट ने भी एक के बाद एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केजीबी को सौंपते जा रहे थे। एंथनी ब्लंट ने बड़े चालाकी और आसानी से MI5 के ट्रस्ट को जीतकर उनके छोटे से छोटे इंटरनल अफेयर्स केजीबी को सुपुर्द किए। डोनाल्ड मैकलिन, काई बर्जेस, किम फिल्बी और एंथनी ब्लंट जहां मैसिव डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन केजीबी को पहुंचा रहे थे, वहां कैम्ब्रिज 5 का 5th मेंबर एक ऐसे शार्प इंटेलिजेंस केजीबी को देने वाला था जो उन्हें हिस्ट्री का फर्स्ट एटॉमिक स्पाई बनाने वाला था। जॉन कैनक्रॉस एक समय पर किम फिल्बी और गाय बर्जेस से भी खतरनाक और हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे सोवियट्स को। मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होने के कारण 1941 में उन्हें हाईली सेंसिटिव गवर्नमेंट डिवीजन में डाला गया। एक पुराना सा मेंशन ब्लेचली पार्क था। वहां का एक्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स व बहुत ही भरोसेमंद आदमी को ही दिया जाता था। ब्लेचली पार्क मेंशन का काम था जर्मन कोड्स को इंटरसेप्ट करना। डिक्रिप्टेड कोड्स जिसे अल्ट्रा कहा जाता था, वह बहुत बड़े गाइडेड सीक्रेट्स थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की खूब मदद की और सबसे ज्यादा सोवियट्स और केजीबी की। जॉन कैनक्रॉस को मेंशन का डेली एक्सेस था और उन इंफॉर्मेशन को सोवियट्स तक पहुंचाना एक रूटीन सा काम हो चुका था। जर्मन वेस्टर्न फ्रंट्स में हो रहे एक मूवमेंट्स की खबर सोवियट्स को मिलती। इन इंटरसेप्टिव कोड्स का फायदा मिला सोवियट्स को बैटल ऑफ कर्स्क में। बैटल ऑफ कर्स्क एक ऐसा बैटल था जिसमें 6000 बैटल टैंक्स और 4000 एयरप्लेन ने भाग लेकर इस वॉर को सबसे घातक टैंक बैटल वॉर में जगह बनाई वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में। ऑल थैंक्स टू जॉन कैनक्रॉस, जिनकी वजह से सोवियट्स ने जर्मन के खिलाफ बढ़त बनाई। कैम्ब्रिज 5 की वजह से जोसेफ स्टालिन के पास मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स थे, उनके एनिमीज और एलाई कंट्रीज दोनों के। यहां तक जॉन कैनक्रॉस ने ब्रिटेन न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली शेयर कर अपने आप को वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक स्पाई बनाया। एक हिसाब से यह आसानी से कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियट्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शासन था दुनिया पर, और वजह थे कैम्ब्रिज 5। समय बदला लेट 1940s में। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सोवियत के सामने संघर्ष था कोल्ड वॉर का। कैम्ब्रिज 5 का काम अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका था और काम का प्रेशर हद बाहर था, क्योंकि कोल्ड वॉर में अपने एनिमी नेशन के लिए स्पाई जो करना था। जॉन कैनक्रॉस, एंथनी ब्लंट, काई बर्जेस ने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसीज में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, जबकि किम फिल्बी ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस में ही रहे। 1946 में किम फिल्बी को सेक्शन 9 में प्रमोट किया। सेक्शन 9 का काम था एस्पियोनाज एक्टिविटी पर काम करना, और वो भी सोवियत के खिलाफ एस्पियोनाज एक्टिविटी में काम करना। किम फिल्बी का एक मोल की तरह काम करना बहुत कठिन था, परंतु केजीबी और सोवियत के लिए यह गोल्डन टाइम था। दूसरी तरफ डोनाल्ड मैकलिन और गाय बर्जेस फॉरेन ऑफिस में तैनात थे और रेगुलर बेसिस पर डॉक्यूमेंट स्टीलिंग के काम को अंजाम दिए जा रहे थे। डोनाल्ड मैकलिन की पोस्टिंग वॉशिंगटन डीसी में हुई। या अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर सोवियत के खिलाफ कोल्ड वॉर के अलग अलग मिशंस और एक्टिविटी पर प्लानिंग और प्लॉटिंग करते। डोनाल्ड मैकलिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स केजीबी स्पाई को न्यूयॉर्क में इन पर्सन मिलकर हैंडल करते। डोनाल्ड मैकलिन का कवर था उनकी वाइफ, जो अमेरिकन थी, और वे उन्हें अक्सर विजिट करते। लेकिन डोनाल्ड मैकलिन के ऊपर यह दोहरी जिंदगी हावी होती जा रही थी। उन्होंने हैवीली ड्रिंकिंग स्टार्ट की और उनके इरेशनल बिहेवियर अब चिंता का विषय बनते जा रहे थे। सिर्फ डोनाल्ड मैकलिन ही नहीं, परंतु एंथनी ब्लंट भी इस प्रेशर को सह नहीं पा रहे थे। इंफॉर्मेशन का एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक पहुंचाना आसान न था। एंथनी ब्लंट नर्वस ब्रेकडाउन की ओर थे, जो केजीबी के लिए सही नहीं था। इसलिए केजीबी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार एंथनी ब्लंट को बैकफुट पर काम करने का निर्देश दिया गया। उनका काम बस कैम्ब्रिज रिंग से इकट्ठा किए हुए इंफॉर्मेशन को सोवियट्स तक पहुंचाना था। वहीं जॉन कैनक्रॉस ब्लिचली पार्क में डिकोडिंग का काम कर रहे थे। उसी दौरान वे चर्चिल के कमेटी के मिनिस्टर लॉर्ड हैंकिंग के प्राइवेट सेक्रेटरी भी बने। लॉर्ड हैंकिंग की कमेटी एटॉमिक प्रोजेक्ट पर बढ़ चढ़कर काम कर रही थी। ये जॉन कैनक्रॉस ही थे जिन्होंने इस एटॉमिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत एटॉमिक बॉम्ब की छोटी से छोटी जानकारी केजीबी को सौंपी, और इससे वे इतिहास के फर्स्ट एटॉमिक स्पाई बने। इन इंफॉर्मेशन के कारण सोवियट्स भी उन्हीं की तरह एटॉमिक बॉम्ब परीक्षण पर काम कर रहे थे, फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर टाइम्स। कैम्ब्रिज 5 सक्सेसफुल स्पायरिंग तो थी, परंतु हर चीज का फॉल भी होता है। तो भला कैम्ब्रिज 5 इसे अछूता कैसे रहती? डोनाल्ड मैकलिन को वॉशिंगटन से कायरो भेजा गया ब्रिटिश एम्बेसी में। बस वहीं उन पर यह दोहरी जिंदगी हावी होने लगी। ओवर ड्रिंकिंग और बैड हेल्थ की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया।
यह नर्वस ब्रेकडाउन कैम्ब्रिज 5 के अंत की ओर ले जा रही थी। कायरो से उन्हें वॉशिंगटन बुलाया गया। इतने कंप्लेंट्स और इरेशनल बिहेवियर्स के बाद भी उनका प्रमोशन हुआ हेड ऑफ अमेरिकन डिपार्टमेंट इन ब्रिटिश फॉरेन सर्विसेज में। 1950s में काई ब्रिजेस को भी वॉशिंगटन में पोस्टिंग मिली। यहां वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सोवियट्स तक पहुंचाते। ये डॉक्यूमेंट्स में अमेरिकन और ब्रिटिश स्ट्रेटेजी थी कोल्ड वॉर के लिए सोवियट्स के खिलाफ। परंतु यहां गाय ब्रिजेस काम तो कर रहे थे, पर उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी। हेवीली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ मिलकर सोवियत के मैसेजेस को इंटरसेप्ट और डिकोड करने लगे, और इस काम में अमेरिका बेहद अग्रेसिव होता जा रहा था, क्योंकि उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे ब्रिटेन के साथ। ऐसा डाउट अब उन्हें होने लगा था। डिकोडिंग का प्रोसेस बहुत समय ले रहा था, लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ मिलकर अमेरिका की CIA सोवियत के मैसेज डिकोड और इंटरसेप्ट किए जा रही थी, जो अब उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। इस डिकोडिंग के प्रोजेक्ट का नाम विनोना रखा गया। किम फिल्बी को डायरेक्ट एक्सेस मिला इस प्रोजेक्ट को क्लोजली हैंडल करने का। प्रोजेक्ट विनोना को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। सोवियत का एक एजेंट जिसका कोड नेम होमर था, उसे आइडेंटिफाई किया गया। होमर की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन किए गए, जैसे वॉशिंगटन में फॉरेन डिवीजन में पोस्टिंग, होमर का अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलना वगैरह। किम फिल्बी ने जैसे यह कोड देखा, वह तुरंत समझ गए कि यह सारे क्लूज और एजेंट होमर कोई और नहीं पर डोनाल्ड मैकलिन था। किम फिल्बी ने यह बात गाय ब्रिजेस को बताई। यह चेतावनी डोनाल्ड मैकलिन को देना जरूरी था, क्योंकि इंटेरोगेशन होते ही डोनाल्ड मैकलिन नर्वस ब्रेकडाउन के चलते सब उगल देता। चेतावनी देना तो बहुत जरूरी था, पर कैसे दे? डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू फोन्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डोनाल्ड मैकलिन को एक्सपोज होने की वार्निंग देना जरूरी था, पर पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि वो तो वॉशिंगटन में थे। इससे पहले CIA और MI6 उन्हें पकड़े, गाय ब्रिजेस ने 3500 मील दूर डोनाल्ड मैकलिन तक खुद जाने का फैसला किया। 3500 मील का रास्ता तय करने के बाद गाय ब्रिजेस का काम था डोनाल्ड मैकलिन को क्विक एस्केप करवाना। गाय ब्रिजेस ने डोनाल्ड मैकलिन के फैमिली के साथ फ्रांस भागने का रास्ता बनाया थ्रू शिप। उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन की चिंता नहीं रहती थी ड्यू टू इरेगुलर चेकअप्स, और अगर डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग पोर्ट्स पर हो भी तो डिप्लोमेटिक कवर से बचने का तरीका था ही। गाय ब्रिजेस और डोनाल्ड मैकलिन फ्रांस भागने में सफल हुए। फ्रांस के बाद वे दोनों जैसे हवा में गायब हो गए। KGB के सिवाय आज तक यह बात राज है कि वे दोनों गायब कैसे और कहां हुए। डोनाल्ड मैकलिन के गायब होने की खबर ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के कान खड़े किए, परंतु गाय ब्रिजेस के गायब होने की खबर ने MI5 और MI6 को शॉक में डाल दिया। सबसे ज्यादा शॉक तो किम फिल्बी थे। उन्होंने कभी गाय ब्रिजेस के एस्केप होने की बात सोची नहीं थी, क्योंकि यह प्लान का हिस्सा था ही नहीं। गाय ब्रिजेस डोनाल्ड मैकलिन के एक्सपोज होने के बाद किम फिल्बी को कटघरे में लाया गया। MI6 बहुत अच्छे से वाकिफ थी किम फिल्बी और गाय ब्रिजेस के क्लोज रिलेशन से। किम फिल्बी पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, परंतु इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि किम फिल्बी MI6 के टॉप ऑफिशियल्स में से एक थे। और इससे बड़े एम्बैरेसमेंट की क्या बात होगी कि इतने बड़े और पावरफुल सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर ही कॉम्प्रोमाइज एजेंट है, जो KGB के लिए एसेट बना पड़ा है। परंतु किम फिल्बी भी कच्चा खिलाड़ी न था। हर स्टील डॉक्यूमेंट्स को सोवियत तक पहुंचाना और इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के सारे ट्रेसेस को बहुत अच्छे से किम फिल्बी इरेज करते। सोवियत के साथ कम्युनिकेशन सेटअप एंड इंस्ट्रूमेंट को भी डंप करना जरूरी था, और उन्होंने वह किया भी। MI5 और MI6 पर कांस्टेंट प्रेशर था पूरे मैटर को सॉल्व करने का कि क्या किम फिल्बी सचमुच में डबल एजेंट है, परंतु कुछ हाथ लगा नहीं। सबूत न मिलने पर किम फिल्बी को होल्ड पर रखना इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल था। किम फिल्बी को आखिरकार छोड़ना ही पड़ा। किम फिल्बी ने यहां मौके का फायदा उठाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई MI5 और MI6 के इन्वेस्टिगेशन की, और उसमें कुछ हाथ न लगने पर खुद को इनोसेंट और ब्रिटेन का लॉयल सिटीजन बताकर सिंपैथी और ट्रस्ट हासिल किया। इस पब्लिसिटी से किम फिल्बी के इमेज को तो फायदा जरूर मिला, लेकिन हिज करियर एज एजेंट वाज ओवर। इसके बाद MI6 ने किम फिल्बी की पोस्टिंग फॉरेन डिप्लोमेट के तौर पर बेरूट भेजा। डोनाल्ड मैकलिन MI6 के हाथ से फिसल कर रशिया भागने में सफल रहा, परंतु MI5 और MI6 किसी भी हाल में किम फिल्बी को भागने नहीं देना चाहती थी। दिसंबर 1962 में आखिरकार प्रूफ मिल गया। किम फिल्बी के अगेंस्ट और MI5 और MI6 ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किम फिल्बी से इंटरोगेशन करने के लिए भेजा, और इस बार किम फिल्बी ने घुटने टेक दिए और डबल एजेंट होने के बात को स्वीकारा।
और स्वीकारना पड़ता ही, क्योंकि प्रूफ्स में कोई कमी न थी और किम फिल्बी के लक ने भी चमकना बंद कर दिया। लेकिन कहानी MI5 और MI6 के लिए कभी स्मूथ थी ही नहीं। इंटेरोगेशन के अगले दिन ही किम फिल्बी मिस्टीरियस वे में गायब हो चला। किम फिल्बी गायब कैसे हुआ, आज तक सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। क्लोज सिनेरियो कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के बाद किम फिल्बी सोवियत हैंडलर से मिला। हैंडलर उसे डॉक पर ले जाता है एंड सोवियत शिप में बिठाकर MI5 और MI6 के चंगुल से छुड़ा ले जाता है। खैर, थियरीज बदलती रही, पर नहीं बदला तो फैक्ट कि गाय बर्जेस, डॉन मैकलिन और अब किम फिल्बी MI5 और MI6 को धोखा दे चुके थे और MI5 और MI6 चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। MI5 और MI6 कलेक्टिवली काम कर रही थी इस फिराक में कि मैग्निफिसेंट 5 यानी कैम्ब्रिज स्पाई रिंग का कोई और स्पाई अब भी उनके बीच मौजूद है या नहीं। गाय बर्जेस के घर सर्च ऑपरेशन हुआ जिसे लीड लकीली एंथनी ब्लंट कर रहे थे, पर अनलकीली उनके हाथ से एक इंपॉर्टेंट नोट छूट गया। लेकिन सर्च पार्टी के हाथ वो नोट लगा और उन्होंने डिस्कवर किया कि यह नोट किसी और का नहीं पर जॉन कैनक्रॉस का है। जॉन कैनक्रॉस भी एक्सपोज हुए, परंतु हाई ऑफिशियल्स के साथ रीच होने की वजह से यह प्रेशर डाला गया कि हाई स्टैंडर्ड प्रूफ्स इकट्ठा करने पड़ेंगे टू प्रूव दैट ही इज ट्रेटर। और इस तरह से जॉन कैनक्रॉस की कवर एज ए सोवियत स्पाई एंडेड। आखिरी एजेंट एंथनी ब्लंट भी कुछ खासा सर्वाइव न कर पाए और उन्हें भी चेन ऑफ इवेंट्स को लिंक करते करते MI6 ने ढूंढ निकाला। एंथनी ब्लंट बुरी तरह से फंसे और उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने MI6 के साथ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर एक डील की कि वे कैम्ब्रिज 5 के सारे टैक्टिक्स को एक्सपोज करने में मदद करेंगे। MI6 एक और ह्यूमिलिएशन से बचना चाहती थी और एंथनी ब्लंट के साथ काम करने को राजी हुए और KGB द्वारा स्पाइरिंग को एक्सपोज करने में लग गए, पर यह कॉन्फिडेंशियल डील लंबी ना चली। 1979 PM मार्गरेट थ्रेचर ने इस कॉन्फिडेंशियल डील को अननोन सोर्सेज द्वारा डिस्कवर कर लिया। एंथनी ब्लंट और MI6 की इस सीक्रेट डील ने उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक्सपोज किया और एंथनी ब्लंट अब कुछ नहीं पर एक ट्रेटर बनकर रह गया, जिसके सारे मेडल्स और अवार्ड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरेआम नोच डाला। एंथनी ब्लंट के साथ जो हुआ शायद उससे भी बुरा गाय बर्जेस, डॉन मैकलिन और किम फिल्बी के साथ हुआ जब वे रशिया पहुंचे। तीनों एजेंट को यह था कि उनका वेलकम हीरो की भांति होगा, परंतु जैसा सोचा था उससे बहुत ही कम और कोल्ड वे में उनका वेलकम हुआ। एक के बाद एक बात करें तो किम फिल्बी ने सोचा था कि उनका एक ऑफिसर स्टेटस होगा KGB में, परंतु पूरी जिंदगी वे कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक एजेंट ही बनकर रह गए। पूरी जिंदगी जिस KGB को सपोर्ट और उनके लिए स्पाई किया, उस KGB ने उन्हें कुछ भी ना समझा और वे सिर्फ तरीका ढूंढते रहे किम फिल्बी से पीछा छुड़वाने का। घर, पैसा और प्लेंटी फूड मिलता किम फिल्बी को, परंतु यह सब उन्हें नहीं चाहिए था। चाहिए था तो सम्मान, जो KGB ने जीते जी उन्हें ना दिया। KGB के लिए वो लायबिलिटी बन के रह गए। किम फिल्बी ने हैवी ड्रिंकिंग स्टार्ट की और एक थके हारे ड्रंकर की तरह रोते रहे अपनी जिंदगी के अंत तक। पूरी जिंदगी डबल लाइफ रहने के बाद मेहनत संघर्ष के भाव को KGB ने कुछ न समझा। डोनाल्ड मैकलिन की बात करें तो उन्हें भी पैसे से ज्यादा सम्मान चाहिए था। पूरी जिंदगी वे लेटर्स पे लेटर्स लिखते रहे और उन लेटर्स की जगह थी KGB ऑफिस का डस्टबिन। सम्मान तो दूर, KGB उनके साथ एक मीटिंग करने से भी कतराती। गाय बर्जेस भी बार बार कहते फिरते कि हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों? क्या हो गया कम्युनिज्म और सोवियत की आइडियोलॉजी का, जिस पर हमने आंख बंद करके विश्वास किया? लेकिन सोवियत इस बार कान बंद करके बैठी थी ताकि कैम्ब्रिज 5 के गुहार को नकार सके। मॉस्को में कई महीनों रहने के बाद गाय बर्जेस को एक छोटे से टाउन में शिफ्ट किया गया जहां KGB उन पर नजर रख सके। वहीं जॉन कैनक्रॉस ने अपनी आधी जिंदगी इटली और फ्रांस में बिताई। जॉन कैनक्रॉस सालों बाद इंग्लैंड वापस लौटे, लेकिन अंत तक अपना नाकाम बचाव करते रहे कि वे ट्रेटर नहीं। तो कुछ इस तरह वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पाई मजबूती से तो बनी, परंतु करुणा में था उनका टूटना। किम फिल्बी जो सबसे खतरनाक स्पाई बने इतिहास के, उनकी डेथ मॉस्को में हुई 1988 में। समय बदला और सोवियट्स के परसेप्शन चेंज हुए। जो सम्मान जीते जी ना दिया सोवियट्स ने,
वो सम्मान उन्हें मरने पर दिया। उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर से अंतिम विदाई दी गई और उनके रिमेन्स को दफनाया गया सोवियत के वॉर हीरोज की सिमेंट्री के पास। उनके मरने पर सोवियट्स ने ऑनर्ड सोवियत सिटीजन का दर्जा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी थी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पायरिंग की। उन्हें उस वक्त भले सम्मान ना मिला हो, पर समय के साथ उन्हें ग्रेट का दर्जा जरूर मिला। एस्पिनाज वर्ल्ड के रूल्स टूटने पर यह स्पायरिंग जरूर टूटा, पर कुदरत का भी एक रूल है, जो बनता है वो बिखरता है। तो कैम्ब्रिज 5 कैसे अछूता रहता। परंतु यह बात भी सत्य है कि कैम्ब्रिज 5 जैसा स्पायरिंग ना इतिहास में बना है और शायद ही कोई ऐसा स्पायरिंग बनेगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एस्पिनाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।